मैं प्रोफेसर ए के वाजपेयी सभी विद्यार्थियों का इस 16वें वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और ये वीडियो लेक्चर हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो केमिकल शिफ्ट होती है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, इस बात को लेकर है। और उसको उदाहरण के साथ हमने इसमें चर्चा की है। तो आइए चलिए लेक्चर प्रारंभ करते हैं। पुराने वीडियो लेक्चर्स जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से संबंधित थे उसमें आपने देखा था शील्डिंग इफेक्ट क्या है, डी शील्डिंग इफेक्ट क्या है, केमिकल शिफ्ट क्या है। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो जो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं मॉलिक्यूल्स में या कंपाउंड्स हैं, जैसे अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो इनमें जो प्रोटॉन्स होते हैं उनकी केमिकल शिफ्ट अलग अलग होती है और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है। तो अल्कोहल के लिए केमिकल शिफ्ट अलग होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो प्रोटॉन है क्रियात्मक समूह का उसके लिए अलग होगी, एरोमेटिक्स के लिए अलग होगी, एल्केन के लिए, एल्कीन के लिए अलग होगी इत्यादि। और ये जो केमिकल शिफ्ट है ये वास्तव में दो तरह से हम इसको व्यक्त करते हैं, या तो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी की टर्म में या जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं उसकी टर्म में। और हमेशा हम कंपैरिजन करते हैं टेट्रामीथिल सिलेन मतलब टीएमएस से। तो आइए देखते हैं कि ये केमिकल शिफ्ट के इक्वेशंस क्या हैं। तो केमिकल शिफ्ट जैसा अभी आपको बताया हमने, तो इसमें इसको डेल्टा से हमने यहाँ व्यक्त किया है और जो मान होता है उसको डेल्टा स्केल कहा जाता है। तो एक तो तरीका ये है कि रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी की टर्म में इसको व्यक्त किया जाए, और दूसरा तरीका है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है उसकी टर्म में। तो यहाँ पे देखिए न्यू रेफरेंस का मतलब होता है रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी, जबकि टीएमएस के साथ रेजोनेंस उत्पन्न होता है। और न्यू सैंपल का मतलब होता है सैंपल के साथ फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स की जब रेजोनेंस उत्पन्न होता है। इसी तरह से टीएमएस के साथ जब रेजोनेंस उत्पन्न होगा तो जो आवश्यक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो एच रेफरेंस उसको लिखा हुआ है, और सैंपल के साथ होगा वो एच सैंपल। तो ये दो इक्वेशंस हैं जिनकी सहायता से हम केमिकल शिफ्ट का मान निकालते हैं और इसको पीपीएम में व्यक्त करते हैं, चूंकि यहाँ पे 10⁶ लिखा हुआ है। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक हैं या इसके गुण हैं केमिकल शिफ्ट के। तो केमिकल शिफ्ट का मान चूंकि कम होता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की तुलना में, इसलिए इसको 10⁶ से गुणा किया जाता है और पीपीएम में व्यक्त करते हैं। आपने पढ़ा होगा कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है, वहाँ पे डेल्टा का मान ज़्यादा होता है, 0 से 200 ppm तक होता है। एक और स्केल है जो टाव स्केल कहलाता है, वो ठीक डेल्टा स्केल के उल्टा है। तो टाव स्केल बराबर होता है 10 माइनस डेल्टा, जबकि आपको मालूम है कि जो डेल्टा स्केल है वो 0 से लेकर 10 या 12 या थोड़ा उससे आगे तक होता है। अब केमिकल शिफ्ट को कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो प्रभावित करते हैं, अब हम इसकी बात करेंगे। पहला है इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल के अंदर, और इंटरमॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल के बाहर। अब देखिए ये केमिकल शिफ्ट का एक स्केल यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ पे टीएमएस के लिए उसका मान 0 है। टीएमएस मतलब सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होता है जिसमें, तो डेल्टा का मान 0 है। फिर एल्केन, अमीन्स, एरोमेटिक्स, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक का तो 10 से भी ज़्यादा है। और तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप 0 से दूर जाते जाएंगे शील्डिंग इफेक्ट कम होता जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट कम होता जाएगा, या आप यूं भी कह सकते हैं कि डी शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा। तो आ जाइए फैक्टर्स पे पुनः। तो फैक्टर्स जो प्रभावित करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर, तो इंट्रामॉलिक्यूलर के अंदर आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, वेंडर वॉल डी शील्डिंग इफेक्ट, स्टेट ऑफ हिब्रिडाइजेशन मतलब कार्बन की कौन सी अवस्था है हिब्रिडाइजेशन की, sp sp2 sp3, एन आइसोट्रोपिक इफेक्ट। इंटरमॉलिक्यूलर अगर फैक्टर्स देखें अपन तो दो हैं उसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और टेम्परेचर है। तो सबसे पहले देखें कि इंट्रामॉलिक्यूलर फैक्टर में इंडक्टिव या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट क्या है।
कोई समूह जब इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, दूर फेंकता है, तो वो कहलाता है माइनस आई इफेक्ट, और अपनी तरफ आकर्षित करता है तो प्लस आई इफेक्ट। उसी तरह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचने की क्षमता है। तो इसीलिए दोनों को एक साथ लगभग लिया गया है, क्योंकि इनके अर्थ भी लगभग मिलते जुलते हैं। तो यहाँ एक हम उदाहरण लेते हैं, देखिए मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड। यहाँ पे जो फ्लोरीन है ये सीधे इस कार्बन से जुड़ा है और तीनों हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़े हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो जब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है तो सबसे ज़्यादा होने के कारण क्या है, देखिए ये फ्लोरीन क्या करेगा, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण कार्बन के ऊपर हल्का सा धनावेश आ जाएगा, और ये जो प्रोटॉन और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं ये कार्बन की तरफ आकर्षित होंगे। तो कुल मिला के इसका प्रभाव ये होगा कि ये जो प्रोटॉन हैं इनमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है, तो यहाँ पर भी प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, पर इसकी तुलना में थोड़ा सा अधिक होगी। यहाँ पे थोड़ा सा और अधिक होगी और यहाँ और ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो हालांकि सबसे कम कहाँ पे है, सबसे कम है यहाँ पे मिथाइल फ्लोराइड में, फिर थोड़ा सा बढ़ी है, फिर यहाँ बढ़ी है और फिर यहाँ बढ़ी है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे कम हो गई है फ्लोरीन के कारण, इसलिए क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे कम होगा, या कहना चाहिए डी शील्डिंग इफेक्ट होगा। तो शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम यहाँ होगा, फिर थोड़ा सा शील्डिंग इफेक्ट यहाँ बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी है, यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट और बढ़ेगा, और मिथाइल आयोडाइड में शील्डिंग इफेक्ट और ज़्यादा होगा। तो बाईं से दाईं तरफ चलने पर, फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ चलने पर जो शील्डिंग इफेक्ट है वो धीरे 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 बढ़ रहा है, और इसका मतलब ये होता है शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ता है तो आप देखेंगे कि जो डेल्टा का मान है वो उल्टा मतलब कम होता है। तो शील्डिंग इफेक्ट अगर सबसे कम है तो डेल्टा ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए मिथाइल आयोडाइड में शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा है इस प्रोटॉन में, इनके कंपैरिजन में, इसलिए डेल्टा का मान कम हो गया है। तो एक रेगुलर पैटर्न में जो केमिकल शिफ्ट है वो कम हो रही है। तो केमिकल शिफ्ट अगर डेल्टा स्केल कम हो रहा है, इसका मतलब है कि बाईं तरफ से दाईं तरफ जाने पर, फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाने पर शील्डिंग इफेक्ट धीरे 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 बढ़ता है। तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट। अब इसको यहाँ पे भी देखिए दर्शाया गया है, ये देखिए मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल क्लोराइड, ये कंपाउंड्स यहाँ पे देखिए आप, और इनमें जो एलिमेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव एलिमेंट, ये फ्लोरीन है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एच और सिलिकॉन। अब अगर आप इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसकी, फ्लोरीन की, 4.0। देखिए धीरे 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 कम होती जा रही है। अब अगर केमिकल शिफ्ट देखेंगे तो केमिकल शिफ्ट यहाँ पे 4.26 है, यहाँ 3.40 और यहाँ पे 0। तो बाएं से दाएं जाने पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम होती है तो इसका मतलब है कि जो केमिकल शिफ्ट है डेल्टा स्केल में उसका मान भी कम हो रहा है। और केमिकल शिफ्ट अगर कम हो रही है इसका मतलब है कि बाएं से दाएं जाने पर यहाँ पे सबसे कम शील्डिंग है, यहाँ सबसे ज़्यादा शील्डिंग है, तो शील्डिंग का मान धीरे 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 यहाँ पे बढ़ रहा है। अब नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, ये दूसरा फैक्टर है एक। अब यहाँ आप देखिए मीथेन में यहाँ 4 हाइड्रोजन एटम है कार्बन से। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन को अपन ने रिप्लेस किया क्लोरीन से, यहाँ पे 2 को किया, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे मीथेन है, चारों हाइड्रोजन वैसे ही हैं, यहाँ 1 क्लोरीन आ गया, यहाँ 2 क्लोरीन आ गए, यहाँ 3 क्लोरीन आ गए। तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स देखिए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब चूंकि हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इसलिए जैसे जैसे हेलोजन्स के एटम की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे आप देखिए जो केमिकल शिफ्ट है उसका मान भी बढ़ रहा है।
और केमिकल शिफ्ट का मान बढ़ने का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि शील्डिंग का मान कम हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा शील्डिंग यहाँ पे है क्योंकि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, और सबसे कम शील्डिंग यहाँ पे है क्योंकि यहाँ तीन तीन क्लोरीन एटम है, इसलिए 7.24 है और ये 0.9 है। तो इस प्रकार जितने ज़्यादा हैलोजन एटम्स होंगे उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी और इसलिए डेल्टा का मान उतना अधिक होगा। दूसरा फैक्टर है वेंडर वाल डी शील्डिंग इफेक्ट। तो कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे बल्की मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करते हैं, प्रोटॉन के पास से रिपेल करते हैं। और अगर प्रोटॉन के पास से इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, इसका मतलब है कि शील्डिंग इफेक्ट कम हो रहा है। शील्डिंग इफेक्ट अगर कम हो रहा है तो सीधा सीधा मतलब होगा कि डेल्टा का मान बढ़ेगा। ये कहलाता है वेंडर वाल्स डी शील्डिंग इफेक्ट। अब हम देखते हैं कि जो कार्बन की हिब्रिडाइजेशन स्टेट है उसका क्या इफेक्ट होता है। तो आपको मालूम होगा कि जो sp2 कार्बन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास, ज़्यादा मजबूती से जुड़े होते हैं बजाय sp3 कार्बन के। एक तो ये प्रॉपर्टी होती है। दूसरा आप याद रखिए कि ऐसे कार्बन जिसमें s कैरेक्टर ज़्यादा होता है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है ऐसे कार्बन से जिसमें s कैरेक्टर कम है। अब हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है जैसे बेंजीन का, यहाँ पे देखिए इथिलीन है और यहाँ मीथेन है। इन दोनों में आप देखेंगे जो हिब्रिडाइजेशन है कार्बन की, जो संकरण अवस्था है वो sp2 है और यहाँ sp3 है। अब चूंकि sp2 में यहाँ पे आप देखेंगे कि जो s कैरेक्टर है, sp2 में s कैरेक्टर यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे भी ज़्यादा है और sp3 में कम है। जैसे s कैरेक्टर यहाँ 33% है, यहाँ पे केवल 25% है। इसलिए क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज़्यादा होगी इन दोनों में, और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन की कम होगी। अब चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ ज़्यादा होगी इसलिए यहाँ पे क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, यहाँ शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। और इसलिए आप अगर देखें तो यहाँ पे जो डेल्टा का मान है, चूंकि शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे कम है तो डेल्टा का मान ज़्यादा है, 7.3 ppm है, यहाँ 5.3 है और यहाँ पे 0.9 ppm है। तो ये कहलाता है हिब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन का इफेक्ट। तो sp3 अगर होगा तो शील्डिंग ज़्यादा होगी और डेल्टा का मान कम होगा। अगर sp2 होगा हिब्रिडाइजेशन अवस्था कार्बन की, तो ऐसे कंपाउंड में शील्डिंग इफेक्ट कम होगा और इसलिए डेल्टा का मान यहाँ पे अधिक होगा। फिर एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट देखिए या स्पेस इफेक्ट। अब यहाँ पे एक्चुअली जो बॉन्ड होती हैं वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का आप समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। यहाँ एक उदाहरण हमने लिया है इथिलीन मॉलिक्यूल का, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये दो हाइड्रोजन और ये दो हाइड्रोजन। अब ये जो दो जो पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है यहाँ पे, तो ये इस प्रकार से सर्कुलेट करते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसके परपेंडिकुलर है। तो ये इस तरह से सर्कुलेट करते हैं कि डायमैग्नेटिक शील्डिंग उत्पन्न होती है। डायमैग्नेटिक शील्डिंग का मतलब होता है कि ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जिसकी लाइंस ऑफ फोर्सेस अप्लाइड के अपोजिट हो। तो आप देखिए ये एरो बने हुए हैं, मतलब जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो इस तरह से जा रही हैं, यहाँ से नीचे से जाती हैं और ये ऊपर आ जाती है, यहाँ से जाती हैं ये ऊपर आ जाती हैं। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट है, और परंतु ये जो प्रोटॉन्स हैं जो बाहर की तरफ हैं, यहाँ पे जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं मैग्नेटिक फील्ड की, जो डायमैग्नेटिक सर्कुलेशन के कारण उत्पन्न हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे उनकी दिशा वही है जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की है। इसको कहा जाता है पैरामैग्नेटिक शील्डिंग। तो डायमैग्नेटिक शील्डिंग क्या करती है, विरोध करती है। पैरामैग्नेटिक शील्डिंग का मतलब होता है कि वो उसका सपोर्ट करती है, उसको इंक्रीज करती है, बढ़ाती है। तो ये जो प्रोटॉन है इथिलीन के, यहाँ पे
क्योंकि वो उसी दिशा में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कार्य कर रही हैं जिस दिशा में हमने बाहर की मैग्नेटिक फील्ड लगाई है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, जो H इफेक्टिव है उसका मान ज़्यादा होगा और इसीलिए शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होगा या डी शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा और इसीलिए डेल्टा का मान ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो डेल्टा का मान है ये ज़्यादा है, 5.25 है, मतलब शील्डिंग इफेक्ट कम है या डी शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है। तो ये एक उदाहरण हो जाता है इथिलीन मॉलिक्यूल का। इसी तरह से देखिए बेंजीन में भी यही होता है। ये जो उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बेंजीन रिंग के, तो यहाँ पे ये करंट प्रोड्यूस करते हैं और उसके कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड देखिए यहाँ पे इस प्रकार से डायमैग्नेटिक करंट उत्पन्न हो रही है या डायमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रही है अगर हम कहना चाहें तो। यहाँ पर तो डायमैग्नेटिक फील्ड की जो दिशा है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ तो शील्डिंग उत्पन्न हो रही है। पर चूंकि ये हाइड्रोजन बाहर की तरफ है रिंग में, इसलिए ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं उनकी दिशा और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इस प्रोटॉन के लिए जो बाहर हैं छयों प्रोटॉन के लिए अलग अलग होगी और पैरेलल होगी। तो इस प्रकार ये जो प्रोटॉन्स हैं बेंजीन में, उनमें शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होगा। इसलिए कम होगा क्योंकि जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी भी वही दिशा है जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है उसकी। तो चूंकि दोनों पैरेलल में हैं, एक दूसरे के मान को बढ़ाएंगे वो, तो ये जो प्रोटॉन है यहाँ पे डी शील्डिंग ज़्यादा होगी, शील्डिंग इफेक्ट कम होगा और इसीलिए आप देख रहे हैं कि डेल्टा का मान 7.27 है, ये अधिक है। तो डेल्टा जितना ज़्यादा होता है उतना वहाँ पे शील्डिंग कम होती है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है एनुलिन, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें दो तरह के प्रोटॉन होते हैं, एक उसके इंटीरियर में होते हैं स्ट्रक्चर के और एक एक्सटीरियर में मतलब बाहर। तो जब मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है सर्कुलेशन के कारण पाई इलेक्ट्रॉन के, तो क्या होता है, जो अंदर प्रोटॉन होते हैं 6, वहाँ पे तो शील्डिंग इफेक्ट होता है और बाहर जो प्रोटॉन ये होते हैं 12, उनमें डी शील्डिंग इफेक्ट। इसलिए एनुलिन एक ऐसा एग्जाम्पल है यहाँ पे, मतलब इंटरेस्टिंग एक कंपाउंड है, एग्जाम्पल है जिसमें दो तरह के, हमको एक ही कंपाउंड में दो तरह के प्रोटॉन हैं पर हमको अलग अलग केमिकल शिफ्ट मिल रही है। तो जो बाहर की तरफ होते हैं प्रोटॉन, जिनमें जिसको हम डी शील्डिंग रीजन भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो डेल्टा का मान काफ़ी ज़्यादा है, 8.2 है। 8.2 का मतलब होता है कि बहुत कम शील्डिंग है। पर यहाँ पे आप देखेंगे ये हाईली शील्डिंग रीजन है और यहाँ पे डेल्टा का मान -1.9 है, मतलब बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट है। तो ये एक उदाहरण है एनुलिन का, जहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल है पर एक ही मॉलिक्यूल में उपस्थित दोनों प्रोटॉन अलग अलग केमिकल शिफ्ट दर्शाते हैं। अब इसी तरह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में क्या होता है, सबसे पहला हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे आपको मालूम है ये HX है और ये HX है, यहाँ पे X कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये माइनस डेल्टा चार्ज इसके ऊपर आ जाता है, हल्का सा आवेश आ जाता है, ये प्लस डेल्टा है, ये प्लस डेल्टा, ये माइनस डेल्टा। अब ये X माइनस और ये H प्लस, इनके ऊपर हल्का सा ऋण और धन आवेश है क्रमशः, तो इनके बीच में आकर्षण का बल होता है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब चूंकि यहाँ माइनस डेल्टा है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इस तरफ खिंच जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर कम होती है तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि शील्डिंग कम हो रही है और शील्डिंग कम होने का मतलब होता है कि डेल्टा का मान बढ़ जाता है। तो अब देखें, जैसे अल्कोहल्स में ऑक्सीजन होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अमीन में नाइट्रोजन है, सल्फर है थायोल्स में, ऑक्सीजन भी हाँ सल्फर है थायोल्स में, RSH। तो उसमें आप देखिए डेल्टा का मान यहाँ 0.5 to 4.5 है, यहाँ 1 से 5 होता है, यहाँ 3 से 4 होता है, मतलब थोड़ा सा मान ज़्यादा होता है। तो उसका कारण ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रोटॉन होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है और इसलिए शील्डिंग भी कम हो जाती है। दूसरा एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का डायमर। तो ये RCOOH ट्वाइस, मतलब जिसका जो डायमर होता है उसमें देखिए थोड़ा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एक्सटेंसिव होती है, एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन और दूसरे के हाइड्रोजन के बीच में, दूसरे के
ऑक्सीजन और पहले के हाइड्रोजन के बीच में। तो इसलिए चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंसिव होती है, ज़्यादा होती है और स्ट्रांग होती है इस मॉलिक्यूल्स में, डायमर्स में, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होगा और इसीलिए आप देखेंगे कि डेल्टा का मान 9 से 15 के बीच में होता है। फिर एक दूसरा फैक्टर होता है टेम्परेचर का प्रभाव। टेम्परेचर एक्चुअली क्या करता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होने के कारण क्या होगा कि शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, परंतु जैसे ही टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दुर्बल हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी और इसीलिए शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार आप देखिए कि ये जो फैक्टर्स हैं ये प्रभावित करते हैं किसको, डेल्टा के मान को, केमिकल शिफ्ट के मान को। अब जो दूसरा वीडियो लेक्चर है उसमें हम NMR सिग्नल्स की स्प्लिटिंग की बात करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे हम। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।